Dear students, welcome to another session of Human Computer Interaction class. Today we are going to start a new topic, that is evaluation. The agenda of today's lecture is we are going to discuss how observation, interviews and questionnaires that we have studied during previous lectures are used in evaluation. Then we are going to discuss some key concepts and terms that is used in the field of evaluation. At the end of the lecture, we are going to see three approaches that are used for evaluation, mainly usability testing, observation or analytical evaluation. Let's start. So the first question is why, what, where and when to evaluate. Why means क्यों evaluate करना है, what किस चीज़ को evaluate कर सकते हैं, where कब evaluation करनी है, and when कब कहाँ evaluation करनी है, where में, and when कब evaluation करनी है. Iterative design and evaluation is a continuous process. ठीक है. First of all, every designer should understand that without being evaluation as a integral part of your design process, आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते. और आइट्रेशन का मतलब ये है कि आप एक डिज़ाइन करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, एवेल्यूएट के रिजल्ट्स के मुताबिक आप अपने डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं और फिर एवेल्यूएट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड आइट्रेशन. यानी कि एक आइट्रेशन चली, दो आइट्रेशंस, 3 आइट्रेशंस, और अनटिल अनलेस के आपके एवेल्यूएशन के रिजल्ट्स अप टू पार नज़र ना आने लग पड़े कि आप लोग सेटिस्फाई ना हो जाएं एज अ डिज़ाइनर कि जो आपकी एवेल्यूएशन है नाउ इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं कि यू कैन go to the next step. So why to evaluate? First of all, to check that user can use the product and they like it. Being usability engineers या ACI personnel, we have to evaluate a product from users point of view. फंक्शनल एवेल्यूएशन, वो फंक्शनल टेस्टिंग जो आपके SQA डिपार्टमेंट करता है, दैट इज़ अनदर थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट एवेल्यूएशन फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम बीइंग डिज़ाइनर और बीइंग ACI एक्सपर्ट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि हम चेक करें कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जो इंटरफेस बनाया है, क्या वो यूज़र को समझ आ रहा है, क्या वो यूज़र यूज़ कर पा रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म होने चाहिए यूज़र से वो फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. फंक्शंस बैकएंड पे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो यूज़र को समझ नहीं आ रहे तो वो प्रोडक्ट फेल है. एंड दैट दे लाइक इट. अब उससे एक स्टेप आगे है. एक है कि फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं बट द सिस्टम इज़ सो बोरिंग कि उनको उसके अंदर फंक्शन वो टास्क परफॉर्म कर लिया, टास्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वो बोरिंग था उसको यूज़ करना. तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है. कंपटीशन का दौर है तो हमें इस लेवल तक जाना चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ तक ना रहें कि यूज़र शुड एबल टू परफॉर्म द फंक्शन. एक्चुअली वी नीड टू टेक केयर दैट यूज़र शुड बी enjoying द इंटरफेस और enjoying what he or she is doing. So what to evaluate? A conceptual model, early prototypes of a new system and later more complete prototypes. तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि हम evaluation किस चीज़ की कर सकते हैं. तो कोई चीज़ हमारे पास होगी तो evaluate करेंगे, ठीक है. अभी सिर्फ अगर आपके एक ब्रेन चाइल्ड है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो उसको evaluate नहीं कर सकते, स्पेशली यूज़र के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है मिनिमम evaluation के लिए हमें एक conceptual model चाहिए, ठीक है. कंसेप्चुअल मॉडल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंसेप्चुअल मॉडल पेपर पे बनता है और उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वी हैव टू आइडेंटिफाई 4 थिंग्स in a conceptual model. First of all, main metaphors and analogies. We have to list down the concepts. Number 2, and number 3 is the relationship between those concepts, and number 4 is the mapping between those concepts. मैं उन डिटेल में तो नहीं अब जाऊँगा क्योंकि conceptual model के ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है. आप वो उस लेक्चर को मैंने रिवीजन के तौर पे रखा था, ये हमने यूनिवर्सिटी टाइम में देखा था. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कंसेप्चुअल मॉडल होगा तो यू हैव समथिंग टू डिस्कस विद अदर पीपल,
ठीक है। तो लेकिन कंसेप्चुअल मॉडल आप यूजर के साथ एवेल्युएट नहीं कर सकते, उसमें यूजर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्चुअल मॉडल इज अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर डिजाइनिंग अ सिस्टम। तो फिर आप कंसेप्चुअल मॉडल किसके साथ एवेल्युएट करोगे? किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ, किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ। तो जो हमने 3 टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन देखनी है, उनमें एक टाइप एनालिटिकल एवेल्युएशन है। एनालिटिकल एवेल्युएशन बेसिकली वो है जो एक्सपर्ट के साथ आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, अपने कुलीग के साथ, सेकंड ओपिनियन जिसको हम कहते हैं, अपने पेयर के साथ, अपने सीनियर के साथ, इवन अपने जूनियर के साथ सेकंड ओपिनियन लेने को जो उसी फील्ड का बंदा हो, उसको हम एनालिटिकल एवेल्युएशन कहते हैं। वो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जो उसका अंडरस्टैंडिंग होती है वो उससे उस चीज़ को एवेल्युएट करने की कोशिश करता है। तो कंसेप्चुअल मॉडल एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए टू स्टार्ट आवर एवेल्युएटिंग प्रोसेस। उसके बाद जो अर्ली प्रोटोटाइप्स हैं, जो हमने पेपर प्रोटोटाइप्स देखी, वो हम यूजर्स के साथ भी एवेल्युएट कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारे पास यूजर के साथ एवेल्युएशन करने के लिए समथिंग टेंजिबल होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप, बेशक वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस की प्रोटोटाइप ही क्यों ना हो। ठीक है, ऑब्वियसली जो अर्ली प्रोटोटाइप्स होंगी वो न्यू सिस्टम के लिए होंगी। लेटर वी कैन एवेल्युएट मोर कंप्लीट प्रोटोटाइप्स। ठीक है, और एक चीज़ इधर और ऐड कर दूं, वी कैन evaluate a complete system, a running system. For example, you are asked to design a new system for a new accounting program for a company, और उस कंपनी में अभी भी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रन हो रहा है जो थोड़ा ओल्ड डेवलप था, कमांड लाइन बेस्ड था, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं कि उसको अपडेट किया जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप उस कंप्लीट सिस्टम को जो अभी लाइव एंड रनिंग है उसको भी जाके एवेल्युएट करेंगे कि जो उसकी पॉजिटिव्स हैं, एटलीस्ट जो कंफर्टेबल है उसके यूज़र्स, क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स ने वो आपका बनाया हुआ सिस्टम भी यूज़ करना है, तो आप उनको काम करते हुए एवेल्युएट करेंगे ताकि आप देखें कि जो उसकी लर्निंग है उसी को किस तरह आपने ट्रांसलेट करना है अपने नए सिस्टम में, तो ताकि नया सिस्टम बिल्कुल ही एलियन ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपको कोई कहे कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस है, बड़ा खूबसूरत है, उसमें यूएसबी ड्राइव में डाटा डालते हैं आप और आप उसकी प्रिंटिंग शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि उस प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपने उनके नए मॉडल के लिए इंटरफेस आपने डिज़ाइन करना है, तो यू शुड गो इन लाइव इन्वायरमेंट जिधर अभी कोई प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं और उधर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे, पूरी एवेल्युएशन करेंगे। तो वो एक कंप्लीट सिस्टम जो ऑलरेडी इज रनिंग उसको एवेल्युएट करके, ताकि उससे आगे के लेवल पे आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करें। तो अगर आप कोई आपसे पूछे व्हाट टू एवेल्युएट, तो आप कह सकते हैं कि जी कंसेप्चुअल मॉडल को एवेल्युएशन की जा सकती है। ऑब्वियसली उसको हम यूज़र के साथ एवेल्युएट नहीं करेंगे, किसी पीयर के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ एवेल्युएट करेंगे। उसके अलावा हम अर्ली प्रोटोटाइप्स एवेल्युएट कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्लीट प्रोटोटाइप्स एवेल्युएट कर सकते हैं, और इवन हम कंप्लीट रनिंग सिस्टम्स को भी एवेल्युएट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके अपने सिस्टम में वो प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए, और जो उसकी पॉजिटिव्स हैं उनको अपने सिस्टम में भी ट्रांसलेट करने के। नेक्स्ट इज वेयर टू एवेल्युएट। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इन नेचुरल इन्वायरमेंट जिधर ओरिजिनली काम हो रहा है, एंड इन लेबोरेटरी इन्वायरमेंट जिसको हम इन शॉर्ट लैब कहते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो मैंने प्रिंटिंग प्रेस की और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी, अगर आप उस एग्जांपल को लेके चलें तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट की एवेल्युएशन है। नेचुरल इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें कंपल्सरी होनी चाहिए। एक तो वो लोग ओरिजिनली अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हों, दूसरा वो आपके बताए हुए टास्क नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी जो डेली रूटीन बेस पे टास्क परफॉर्म करते हैं, दे आर डूइंग द सेम टास्क। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल। अगर वो हमारे बताए हुए टास्क परफॉर्म करने लग पड़ेंगे और ओरिजिनल इन्वायरमेंट में कर रहे होंगे, तो अब ये 100% नेचुरल एवेल्युएशन नहीं है। इन्वायरमेंट नेचुरल है लेकिन टास्क हमारे हैं, बजाय वो रूटीन के टास्क परफॉर्म करने के, हमने जो टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3 अगर हमने उनको दिया है डिज़ाइन करके, तो अब ये 100% नेचुरल एवेल्युएशन नहीं रहेगी। और इसके ऑपोजिट है लैब इन्वायरमेंट। लैब इन्वायरमेंट का मतलब है कि हम यूज़र को अपने इन्वायरमेंट में बुलाते हैं और उधर कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर एवेल्युएट करते हैं। लैब इन्वायरमेंट में एवेल्युएशन करना इसलिए समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है कि लैब इन्वायरमेंट में कुछ वेरिएबल्स हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू एवेल्युएट
द ब्राइटनेस ऑफ अ मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल फोन स्मार्टफोन स्क्रीन की आपने ब्राइटनेस को वैल्यूएट करना है। द वन वे इज इन नेचुरल एनवायरनमेंट, आप लोगों को वो मोबाइल फ़ोन दे दें और अब आप लोगों के साथ जिसको आपने वो मोबाइल फ़ोन दिया उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, उसके साथ सारा दिन फिरें, ठीक है। उसकी ब्राइटनेस आपने मॉर्निंग टाइम में भी वैल्यूएट की, अगर वो जुम्मा पढ़ने जा रहा है यानी कि दोपहर को 1 बजे जून जुलाई में, और उस टाइम अगर उसको कोई कॉल आती है या उसको कोई टेक्स्ट मैसेज करना है, उस टाइम भी आपने वैल्यूएशन की, ठीक है, देखा उसको सही तरह नज़र आई स्क्रीन के नहीं आई। और इसी तरह लेट नाइट जब बिल्कुल वो अपने कमरे में है और उसकी लाइट्स ऑफ हैं और उस टाइम कोई कॉल आती है और उसको वो ब्राइटनेस कैसे लगती है, उसकी आंखों को अफेक्ट करती है या नहीं करती, तो उस वक्त भी आपको साथ होना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लैब एनवायरनमेंट का, कि अगर आपके पास एक रूम हो जिसके अंदर आप पिच ब्लैक एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हो और एक नून का सन भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि इतनी उसमें लाइट लगी हो कि जो ब्राइट सनलाइट होती है दोपहर की उतनी रोशनी भी आप कर सकते हो। तो विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन गेट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ दैट एवेल्यूएशन सेशन, कि आपने नून का सन भी क्रिएट कर लिया, आपने शाम 6 बजे का सन भी क्रिएट कर लिया, आपने मॉर्निंग 7 बजे का सन भी क्रिएट कर लिया। वो आपके पास लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हम खुद से कंट्रोल करते हैं। तो इस मेरी एग्जांपल में कंट्रोल वेरिएबल इज लाइट, सनलाइट, कि हम उसको डिम कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं। और दूसरा वेरिएबल क्या है, जो उसके स्क्रीन के ऊपर असर उसका आ रहा है, स्क्रीन कभी डिम नज़र आ रही है या ब्राइट नज़र आ रही है। तो एक कंट्रोल वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वो होता है जिसको कंट्रोल वेरिएबल को जो हम वैल्यूज़ चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो। तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो वेयर का फिलहाल आप वेयर मीन्स दैट यू कैन एवेल्यूएट इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट और यू कैन एवेल्यूएट इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। समझ आपको आ गई। जब हम स्पेशली कंप्लीट सिस्टम्स को वैल्यूएट करने जाते हैं तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। हम अपनी प्रोटोटाइप्स और अपनी न्यू सिस्टम्स को लैब एनवायरनमेंट में एवेल्यूएट कर सकते हैं। व्हेन टू एवेल्यूएट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू आउट डिज़ाइन। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि जैसे कोई मेजर डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हो तो उस डिज़ाइन प्रोसेस के रिजल्ट्स को एवेल्यूएट किया जाए। और उसके अलावा वी कैन एवेल्यूएट फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट कैन बी एवेल्यूएटेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस की मशीन जो पहले से काम कर रही है, जो हमने डिज़ाइन नहीं की लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अभी वो किस तरह काम कर रही है, हम उसकी वैल्यूएशन करने जाते हैं तो वो फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन की रीज़न क्या है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इन्फॉर्म का मतलब क्या है, उस वैल्यूएशन के रिजल्ट से हम उस फिनिश प्रोडक्ट को नहीं छेड़ेंगे। वो फिनिश प्रोडक्ट तो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि वो कंप्लीट प्रोडक्ट है, उसके डिज़ाइन में हम कुछ नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते। उससे जो हमें इंसाइट मिलेगी वो इंसाइट हमारी प्रोटोटाइप, हमारी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इन्फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे हम उस मशीन की कुछ नेगेटिव्स को ओमिट करने की कोशिश करेंगे और उस मशीन के पॉजिटिव्स को इन लाने की कोशिश करेंगे। मैंने आई ऑलरेडी हैड गिवन यू एन एग्जांपल कि इफ सम एल्डर ऑफ योर्स, उसने कभी भी घर बनाया हो और उस घर को मुबारकबाद देने लोग आ रहे हो तो अक्सर वो बातों में कहता है कि यार मैंने बनाया तो बड़ी मेहनत से है, बड़ी खुशी बड़े शौक से है, लेकिन अब अगर मैं बनाऊं तो मैं इस तरह इन चीज़ों को मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, अब मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्यों उसने एक जो कंप्लीट प्रोसेस है वो गो थ्रू हुआ, अब उसकी वैल्यूएशन के बाद वो नए प्रोसेस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी एक कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इतनी बेसिकली ये सारी एफर्ट्स कहाँ पे होती हैं, नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट में भी आप वैल्यूएशन करते हैं, वो शायद आप 2-3 घंटों की वैल्यूएशन से ही काम कर लें। जो कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन अगर प्रिंटिंग प्रेस की मशीन बननी है तो वो मैस प्रोड्यूस होनी है, वो एक मशीन नहीं बननी, और वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस अगर हो सकता है वो फॉर एग्जांपल मिलियंस में हो, 1 मिलियन का हो, 2 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख का हो, तो इतनी बड़ी यानी कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट
का इंटरफेस आपने बनाया है और वो प्रोडक्ट मैस प्रोड्यूस होनी, तो अब आप इसके ऊपर अगर 1-2 महीना इसकी एवेल्युएशन और डिज़ाइन पे लगा देते हैं तो वो 1-2 महीना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इस केस में। लेकिन अगर आपको एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है और वो वेबसाइट किसी एकेडमी की है, ठीक है, कोई एकेडमी है जहाँ पे वो CSS की तैयारी कराते हैं, जहाँ पे मैट्रिक की तैयारी कराते हैं, जहाँ पे FSC की तैयारी कराते हैं, और आपको शायद उस पूरे प्रोजेक्ट के 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो अब आप अगर वैल्यूएशन पे हफ्ता लगा देंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। ठीक है, तो आप वैल्यूएशन ज़रूर करेंगे, लेकिन आप कोई 2-3 अकेडमीज़ की वेबसाइट्स को कोई स्टूडेंट्स के साथ एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको समझने में स्टूडेंट्स के साथ, या अपनी कोई प्रोटोटाइप बनाएंगे, 2-3 प्रोटोटाइप्स बना के आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो लेवल ऑफ वैल्यूएशन जो है डिफरेंट होता है। जो हम बेसिकली आप लोग तैयार हो रहे हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं। तो ये रीजंस है व्हाई, व्हाट, वेयर एंड व्हेन टू वैल्यूएट की डिज़ाइनर्स नीड टू चेक दैट दे अंडरस्टैंड यूजर्स रिक्वायरमेंट। एक तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बाद इंटरफेस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम ने पूरी करनी है। क्लाइंट फंक्शंस बताता है आपको कि उसकी प्रोडक्ट ये करे, ये वाला फंक्शन परफॉर्म करे, वो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट ने कर ली। हमने बीइंग डिजाइनर यूजर के ऊपर फोकस रखना है। अच्छा जी, ब्रूस कहता है आइटरेटिव डिजाइन विद इट्स रिपीटिंग साइकिल ऑफ डिजाइन एंड टेस्टिंग इज द ओनली वैलिडेटेड मेथडोलॉजी इन एग्जिस्टेंस दैट विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सक्सेसफुल रिजल्ट्स। ये डिज़ाइनर है, राइटर है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और HCI एक्सपर्ट है। ये कहता है कि आइटरेटिव डिज़ाइन विद इट्स रिपीटिंग साइकिल। मैंने आइटरेटिव का बताया कि एक दफ़ा कोई चीज़ डिज़ाइन की, एवेल्यूएट की, एवेल्यूएशन के रिजल्ट के बाद फिर डिज़ाइन में चेंज किया, फिर एवेल्यूएशन की, रिपीटिंग साइकिल ऑफ डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, रिपीटिंग साइकिल ऑफ डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, रिपीटिंग साइकिल ऑफ डिज़ाइन एंड टेस्टिंग इज द ओनली वैलिडेटेड मेथडोलॉजी इन एग्जिस्टेंस दैट विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सक्सेसफुल रिजल्ट। वो कहता है ये वाहिद अप्रोच है जिससे हम कंसिस्टेंटली जो है सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। If you don't have user testing as an integral part of your design process, you are going to throw buckets of money down the drain. वो एक स्टेप और आगे जा रहा है कि अगर आप ये आइटरेटिव प्रोसेस जो अभी उसने कहा है नहीं चलता आपका, और आप यूज़र टेस्टिंग यानी कि एवेल्यूएशन, दूसरे लफ्ज़ों में यूज़र टेस्टिंग है, इधर आप नहीं करते और फिर उसके बाद डिज़ाइन में चेंज नहीं करते, फिर नहीं करते, अगर ये प्रोसेस नहीं करते तो आपका जो भी यानी कि यू आर गोइंग टू थ्रो बकेट्स ऑफ मनी डाउन द ड्रेन का मतलब है आपका प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा। और वो प्रोजेक्ट नाकाम होने का मतलब है कि जो भी उस पर लगा वो ज़ाया हो गया। एक एग्जांपल है, बीइंग CS स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि लिनक्स ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी वाइज, स्पीड वाइज, यानी कि उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा विंडोज से, वो सिक्योर भी ज़्यादा विंडोज से, वो फ्री भी है, ठीक है, और वो ओपन सोर्स भी है, हम उसमें उसके कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं। even we are not using Linux as our primary operating system। हम Linux को करते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं, किसी टास्क के लिए करते हैं, लेकिन अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर ने हमने विंडोज रखा है। क्यों? यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं आप फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर वो यूज़र को समझ नहीं आती या यूज़र से कंफर्टेबल नहीं है तो इवेंचुअली वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। और अगर एक प्रोडक्ट फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियोकर है और उसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा है कि यूजर फील कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो मे बी दैट प्रोडक्ट विल बी अ सक्सेस इवन बीइंग मीडियोकर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। द लैंग्वेज ऑफ वैल्यूएशन, कुछ की टर्म्स, ये जिस तरह एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने एजेंडा में देखा था कि वी आर गोइंग टू लर्न सम की टर्म्स इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन। First of all, analytical evaluation. I have already explained analytical evaluation that it means when you are evaluating your product, your prototype, your conceptual model, your complete product with the help of another HCA expert. You are an HCA expert, you are a usability engineer,
और अगर यहाँ आप डिज़ाइनर है CI के, आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की और आपने पीयर्स, आपके डिपार्टमेंट में 1-2 यूजेबिलिटी के लोग और हैं, अगर आप उनसे उनकी प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं, वो डिज़ाइन दिखाते हैं, वो इंटरफेस दिखाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको फीडबैक देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल एवेल्यूएशन। एनालिटिकल एवेल्यूएशन यूज़र से नहीं की जाती, ठीक है। यूज़र इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। यूज़र से क्या किया जाता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग या फील्ड स्टडी, यानी कि यूज़र को टास्क दिए जाते हैं और वो टास्क परफॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज यूजेबिलिटी टेस्टिंग, दैट इज़ नॉट द एनालिटिकल एवेल्यूएशन। तो अगर आप मेरे पास आते हैं एक वेबसाइट का डिज़ाइन लेकर, मुझे कहते हैं सर ये मैंने इसका इंटरफेस बनाया है और मैं इंटरफेस को क्रिटिक करता हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल एवेल्यूएशन। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, मैं बीइंग यूज़र, आपने मुझे कोई टास्क नहीं दिए कि ये टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे इस पे, फिर मैं बीइंग यूज़र एवेल्यूएट, यानी कि बीइंग यूज़र और वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता, तो आप एज अ एवेल्यूएटर मुझे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देखते हैं मैं वो टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जनरल ओपिनियन आके मुझे देते पूछते हैं एक डिज़ाइन के बारे में, और बीइंग स्टूडेंट और टीचर ऑफ CS डिपार्टमेंट, मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको क्रिटिक करता हूँ, तो दैट आई एम डूइंग एनालिटिकल एवेल्यूएशन। द नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी हमारा पीछे थोड़ा सा एग्जांपल्स में एक्सप्लेन हो गया था। व्हेन वी आर डूइंग एवेल्यूएशन इन अ लैब एनवायरनमेंट वेयर वी कैन कंट्रोल एट लीस्ट वन वेरिएबल, ठीक है। अगर हम कोई भी वेरिएबल नहीं कंट्रोल कर सकते तो वो लैब एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो कोई ना कोई एक वेरिएबल अगर हम कंट्रोल करते हैं जिसका अफेक्ट हमने चेक करना है, उस वेरिएबल मीन्स दैट यू कैन वेरी समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने को हम कहते हैं वेरिएबल। हम साउंड को किसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा कम करें तो हम साउंड का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन का टेस्ट करना है कि उसके ऊपर अलार्म सिस्टम जो है वो हेयरेबल है कि नहीं है, और वो मशीन लगनी है किसी बड़े ऐसे इलाके में जिधर रोड साइड है या रेलवे स्टेशन, उसकी ट्रेन की लाइंस पास से गुजरती हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद उधर से ट्रेन गुजरती है। तो आपने वो इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करके अपनी लैब में उतना साउंड क्रिएट करके और फिर देखते हैं कि वो उस मशीन के जो भी ऑडिएबल चीज़ें हैं क्या वो समझ आती हैं कि नहीं आती, तो आप बेसिकली साउंड को इंक्रीज कम कर रहे हैं। सन की एग्जांपल मैंने पहले दे दी। आपने अगर मोबाइल स्क्रीन की ब्राइटनेस टेस्ट करनी है मुख्तलिफ लाइट्स में, तो आप अपनी लैब के अंदर वो लाइट्स को डिम, हाई और बहुत हाई कर सकें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि मैंने लाइट ज़्यादा करके देखा कि लोगों ने कोई प्रोडक्ट कैसे यूज़ की, और मैंने लाइट कम करके देखा लोगों ने प्रोडक्ट कैसे यूज़ की। इसके ऊपर जो मैं एनालाइज करूँ कि इसका कोई मैं स्टैटिस्टिकल डाटा दूंगा, टाइम में भी हो सकता है ब्राइट लाइट के अंदर स्क्रीन पे काम स्लो हो गया हो, तो मैं कहूँ कि वही टास्क जो है ब्राइट लाइट में ज़्यादा टाइम लगा और कम लाइट में ज़्यादा जल्दी हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या आया, इतना डिफरेंस आया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का अक्सर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जी फील्ड स्टडी। तो फील्ड स्टडी का मतलब है जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं। फील्ड स्टडी का दूसरा नाम है नेचुरल एनवायरनमेंट। जब हम ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाके किसी प्रोडक्ट को और उसके यूजर्स के साथ इंटरेक्शन को, उस प्रोडक्ट के इंटरफेस को स्टडी करें, तो हम कहते हैं जी ये एक फील्ड स्टडी है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, जब हम कोई चीज़ को फुल प्लान करके पूरे तरीके से एवेल्यूएट करें तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है, ठीक है। इधर एक और हमारे पास होना चाहिए, चले मैं वो आगे आएगा तो इसको रिलेट करूँगा, यानी कि पूरा उसको एक फ्रेमवर्क बना के, स्टेप्स बना के एवेल्यूएशन करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का मतलब है रूल ऑफ थंब वाली एवेल्यूएशन। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि ह्यूरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि ये तो यार ह्यूरिस्टिक का मतलब यार ये तो कॉमन सेंस है ना, दैट इज ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक्स कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स। बस येलो बैकग्राउंड के ऊपर वाइट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ह्यूरिस्टिक्स है, ठीक है, ये कोई भी बता देगा। तो इस तरह की वैल्यूएशन जो जर्नल के आपका फॉन्ट साइज मिनिमम क्या होना चाहिए रीडेबल, तो ये ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। तो वो ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई
ऐसी नहीं है जिसके लिए बहुत कोई एक्सपर्ट चाहिए हो। तो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। प्रिडिक्टिव एवेल्यूएशन कि कोई ऐसी एवेल्यूएशन जिसके अंदर प्रिडिक्शन हम परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख के कहता हूँ कि यार ये स्टूडेंट्स जो हैं ये ए ग्रेड लेंगे, तो बेसिकली ग्रेडिंग इज एवेल्यूएशन। ठीक है, आपके एग्जाम्स होते हैं, क्विज होता है, असाइनमेंट होते हैं, मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म एग्जाम्स होते हैं, ये सारे एवेल्यूएशन के टूल्स हैं। ठीक है, तो इन सारों का आप जब कंप्लीट उसका करते हैं एंड रिजल्ट, तो आप ग्रेड की सूरत में एवेल्यूएशन का रिजल्ट देते हैं। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का कोई इंटरफेस को देख के कहूँ यार ये बहुत ज़बरदस्त हिट होगा, अपनी किसी एनालिसिस की बेस पे, अपने किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे, अपने किसी एक्सपीरियंस की बेस पे, तो वो मैं प्रिडिक्टिव किस्म की वैल्यूएशन कर रहा हूँ। या मैं कहता हूँ नहीं यार ये सक्सेसफुल नहीं होगा डिज़ाइन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैल्यूएशन। समेटिव वैल्यूएशन का मतलब है जब हमारे पास कंप्लीट एवेल्यूएशन हो। जिस तरह मैंने अभी बहुत सारे टूल्स का जिक्र किया कि आपके पास क्विज है, असाइनमेंट है, और एज अ होल एवेल्यूएशन रिजल्ट निकालना, उसको हम कहते हैं समेटिव एवेल्यूएशन। कि उसकी मुख्तलिफ किस्म की उसके टूल्स यूज़ किए और उनको आगे सम अप कर दिया उस एवेल्यूएशन को, दैट इज नॉन एज समेटिव एवेल्यूएशन। यूजेबिलिटी लेबॉर्ट्री, अगेन जहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, दैट प्लेस इज नोन एज यूजेबिलिटी लेबॉर्ट्री। फिर हमारे पास एक टर्म आती है यूजर स्टडी, एक टर्म आती है यूजेबिलिटी स्टडीज, एक टर्म आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक टर्म आती है यूजर टेस्टिंग। ये चारों को मैंने इसलिए इकट्ठे लिया कि ये एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, इनके अंदर बाउंड्रीज बहुत ब्लर हैं, तो ये एक दूसरे के लिए एक किस्म का सिनोनिम भी है। एक ही चीज़ के दो दो नाम है समझ ले। लेकिन अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजर स्टडीज एंड यूजेबिलिटी स्टडी, एक्चुअली हम ज़्यादातर टर्म यूज़ कर रहे होते हैं यूजेबिलिटी स्टडी, वो एक होल टर्म के तौर पे चल रही होती है। ठीक है, तो हमारा तो वही यूजेबिलिटी स्टडी या यूजेबिलिटी टेस्टिंग की टर्म यूज होती है। लेकिन अगर समवन इंसिस्ट कि टेल हिम द डिफरेंस बिटवीन यूजर स्टडीज एंड यूजेबिलिटी स्टडीज, तो फिर उसके लिए ये है कि एक चीज़ को अगर टेस्ट किया जाए या एक चीज़ को स्टडी किया जाए प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं यूजेबिलिटी स्टडीज है। और अगर एक चीज़ को टेस्ट किया जाए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम कहते हैं यूज़र स्टडी। एक्चुअली इस दोनों कामों के लिए मैं भी यही टर्म यूज़ करता हूँ यूजेबिलिटी, और दुनिया भी यही टर्म यूज़ करती है ज़्यादातर। लेकिन अगेन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे तो फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिधर लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, आपको टास्क मिला है कि इनके लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, जो ये काम मैनुअल कर रहे हैं, सारा रजिस्टर्स में कर रहे हैं, पेपर पेंसिल पे कर रहे हैं, उसको हमने कंप्यूटराइज करना है। और अब आपने उस प्रोडक्ट की कोई प्रोटोटाइप बनाई और लोगों को जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसको लोगों को टास्क दिए, और अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है यूजर स्टडी का। यूजर स्टडी का क्या मतलब है, आपने यूजर्स को अंडरस्टैंड करना है कि यूजर्स को और कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, या जो भी चेंजेस आपने लानी है वो यूजर के अंदर लानी है, प्रोडक्ट में नहीं लानी। ठीक है, मतलब एक्सेल इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट, अब आप एक्सेल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और आपने एक्सेल डिप्लॉय करना था, और अब आपने एक्सेल की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी यूजर्स को, उनको पहले एक्सेल नहीं आता था, उसके बाद आपने उनको कुछ टास्क दिए और आप एवेल्युएट कर रहे हैं कि यूजर कहाँ स्टैंड करते हैं, इनको कितनी ट्रेनिंग की और जरूरत है, तो दैट इज कॉल्ड यूजर स्टडी। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैंने खुद से अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई थी और मैं जाके देखता हूँ कि यूजर्स जब टास्क परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अगर उस चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने गया हूँ प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं ये यूजेबिलिटी स्टडी है। ठीक है, अब स्टडीज और टेस्टिंग का फर्क कर लें। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर लाइव लेक्चर में क्लास में होता तो आई वुड आस्क कि हम लोग क्या हैं, तो सम स्टूडेंट्स सेज दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है,
फिर कुछ कहते हैं जी हम जो है मुसलमान हैं, कुछ इसका कोई और आंसर करते हैं। तो मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हम पहले ह्यूमन बीइंग से पहले हम लिविंग बीइंग नहीं है? तो सारे कहते हैं यस सर, वी आर लिविंग बीइंग एज वेल। तो लिविंग बीइंग इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है, और उसमें एक सब कैटेगरी आती है ह्यूमन बीइंग। तो पहले हम लिविंग बीइंग है, फिर हम ह्यूमन बीइंग है। और लिविंग बीइंग में जानवर भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे उसमें आते हैं। तो बेसिकली यूजेबिलिटी स्टडी या यूजर स्टडी, जब स्टडी का लफ्ज आता है, स्टडी इज अ ब्रॉडर टर्म। स्टडी के अंदर सिर्फ टेस्टिंग नहीं आती, लेकिन टेस्टिंग का लफ्ज आता है तो टेस्टिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ स्टडीज। मसलन जब हम टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी यूजर को दें किसी प्रोडक्ट पे, दैट इज नोन एज टेस्टिंग। और अगर हम फील्ड में जाके यूजर्स को काम करते देख रहे हैं तो दैट इज नॉट द टेस्टिंग, वो फील्ड स्टडीज है। तो दोनों ही यूजेबिलिटी स्टडीज के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो स्टडीज इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, उसके अंदर टेस्टिंग भी है, उसके अंदर एनालिटिकल वैल्यूएशन भी है, उसके अंदर फील्ड स्टडीज भी है। तो जब ब्रॉडर टर्म यूज करनी है तो वो स्टडीज है, अगर फील्ड स्टडी यूज की तो आपकी एक छोटी वो टाइप होगी जिसके अंदर नेचुरली लोग काम कर रहे होते हैं। अगर यूजेबिलिटी टेस्टिंग यूज की तो फिर उसके अंदर आपके बनाए हुए टास्क लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको हम टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह एनालिटिकल वैल्यूएशन भी यूजेबिलिटी स्टडीज का ही पार्ट है। तो स्टडी इज अ ब्रॉडर टर्म और टेस्टिंग उसकी सब कैटेगरी। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, there are three main approaches जो I am also already going through those approaches in previous slides. Now eventually we reach the point where we have to formally discuss this. The first one is usability testing, second one is field studies, and third one is analytical evaluation. नीचे दो बुलेट्स और लिखी हुई हैं, कंबाइनिंग द अप्रोचेज। हम जरूरी नहीं कि किसी एक अप्रोच पे 100% rely करें, we can combine the approaches, or there is an other thing written here is opportunistic evaluation, ठीक है। opportunistic का मतलब ये, फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपने यूजेबिलिटी टेस्टिंग का नहीं प्लान किया था, प्रोटोटाइप का या किसी भी डिज़ाइन के पार्ट का, आपका कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट था और आपने कहा था कि नहीं इसके अंदर यूजेबिलिटी वैल्यूएशन अगर हमने फॉर्मल तरीके से की तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज कर जाएगी, तो हम इसकी एनालिटिकल वैल्यूएशन ही करेंगे, यानी कि एक्सपर्ट से एक दो से पूछ लेंगे, अगर इसके अंदर उनको कोई ख़राबी नज़र आई तो वो हम ठीक कर लेंगे। और बाय चांस आपके सॉफ्टवेयर हाउस में कोई स्टूडेंट्स का विज़िट आ गया, एजुकेशनल विज़िट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का विज़िट आ गया सॉफ्टवेयर हाउस में, और आपको कोई 10-15 स्टूडेंट्स मिल गए एज एन अपॉर्चुनिटी, और जो आपने अभी तक बनाया है आपने जल्दी जल्दी से 3-4 टास्क बनाए और उन स्टूडेंट्स को कहा कि अच्छा ये टास्क तो परफॉर्म करके दिखा मुझे इस प्रोडक्ट पे। तो क्या हुआ, आपने यूजेबिलिटी टेस्टिंग एज अ अपॉर्चुनिटी लेके आपने उससे टेस्टिंग भी इन्वॉल्व कर ली जो कि आपका नहीं था। तो बाकी हम ये तीनों को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। एवेल्यूएशन की 3 अप्रोचेज ऊपर टेबल में कॉलम्स में लिखी हुई हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फील्ड स्टडीज, एनालिटिकल एवेल्यूएशन। लेफ्ट साइड पे कुछ यानी कि वेरिएबल्स हैं जो उनके अंदर क्या चीज़ करते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। यूजर्स जो है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर टास्क परफॉर्म करते हैं। टास्क का क्या मतलब है, जो एवेल्यूएटर ने टास्क बनाए हैं, जो मैंने बीइंग एक्सपर्ट टास्क डिज़ाइन किए हैं, वो टास्क यूजर्स परफॉर्म करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। फील्ड स्टडीज में यूजर्स नेचुरल रहते हैं। अच्छा, वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन हम उनको टास्क नहीं कहते, ठीक है। वो जो डेली रूटीन टास्क हैं वो हमारे डिज़ाइन किए हुए टास्क नहीं है, तो उस चीज़ को फिर हम टास्क नहीं लिखते। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरली, वो जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, जो उनका नेचुरल रूटीन वर्क है, दे आर कंटिन्यूइंग देयर वर्क। तो अगर मैं फील्ड स्टडी गया हूँ, मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम समझना चाहता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं यूज़र, तो एक्चुअली मैं उनको खुद से टास्क बना के नहीं दूंगा, मैं उनकी फील्ड में जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा कि अच्छा एक जॉब शुरू करने लगे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस पे उन्होंने 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, तो वो किस तरह वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं।
तो वो जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वो नेचुरल अपना रूटीन का काम कर रहे हैं। और एनालिटिकल वैल्यूएशन में यूजर इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, इसके अंदर हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। अब अगर लोकेशन की बात की जाए तो जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग है वो यूजुअली लैब में होती है। लैब इज आल्सो नोन एज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम यूजर को बुलाते हैं, अपना सिस्टम देते हैं, उसको एक टास्क की लिस्ट देते हैं और वो टास्क परफॉर्म करता है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जी लोकेशन। लोकेशन जो फील्ड स्टडी की है दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब, जिधर वो ओरिजिनली काम करते हैं हम उधर जाके ही उनको काम करता देख रहे हैं, टास्क भी वो ओरिजिनल कर रहे हैं और प्लेस भी ओरिजिनल है। और एनालिटिकल की लोकेशन एनीवेयर, आप किसी अपने कोलीग से उसके ऑफिस में जाके अपना कंसेप्चुअल मॉडल दिखाते हैं, कहते हैं कि यार ये तो देखना, अगर वो आपका पीयर है या जूनियर है तो आप इनफॉर्मली जाके बड़े इजीली पूछ सकते हैं, यार इस पे ओपिनियन तो देना, देखो ये कैसा मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और अगर वो आपका कोई सीनियर है तो आप कहते हैं सर डू यू हैव सम टाइम, आई हैव टू डिस्कस सम कंसेप्चुअल मॉडल विद यू। तो जो भी है, आप अगर आप कहीं पे भी आप उसको आपके ऑफिस में, उसके ऑफिस में, इवन अगर आपको घर में भी कहीं पे कोई मिलता है और आपने एक प्रोटोटाइप अपने मोबाइल में रखी हुई है तो आप उसको जल्दी से दिखाते हैं, यार ये प्रोटोटाइप को देखना, क्रिटिसाइज करना, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो वो बताना। तो नेक्स्ट जी, व्हेन यूजेबिलिटी टेस्टिंग में वी शुड हैव समथिंग टेंजिबल, ठीक है, वी कैन नॉट evaluate our idea with users, we cannot evaluate conceptual model with users, we have to have something being able to test with user। तो हमें कोई ना कोई प्रोटोटाइप चाहिए, वो अर्ली प्रोटोटाइप हो, पेपर प्रोटोटाइप हो, बिल्कुल बेसिक प्रोटोटाइप हो, इवन मॉकअप्स हो, तो हम कुछ ना कुछ यूज़र के साथ उसके रिजल्ट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उससे पहले यूज़र यानी कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर प्रोटोटाइप, क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड विद यूज़र्स, तो यूज़र्स अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, टेंजेबल नहीं है, तो यूज़र्स को हम डिस्प्ले क्या करेंगे, ठीक है। तो फील्ड स्टडी हम वी कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग फील्ड स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी सिर्फ आइडिया जेन में था, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जेन में था, क्योंकि हमने कुछ नहीं बनाना जिसको हमने जाके फील्ड में डिप्लॉय करके स्टडी करना है। एक्चुअली फील्ड स्टडी इज़ कि हम एक्चुअल प्रोडक्ट को जो पहले से ही चल रही हैं एनवायरनमेंट में उनको जाके स्टडी करना चाहिए। तो अभी आइडिया था या अभी कॉन्सेप्ट था या अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही हुई थी, अभी हमें टास्क मिला ही कि आप लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को के लिए इंटरफेस डिज़ाइन करना है। तो अभी हमने कुछ सोचा भी नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस का इंटरफेस कैसा होगा, ना हमने कंसेप्चुअल मॉडल बनाया, ना हमने और उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स लिखी, कुछ भी नहीं लिखी, और हमने सोचा कि लेट्स गो टू फील्ड एंड स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रिंटिंग प्रेस और लोग उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेपर किधर से जलता है, इंक, ये सारे इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस सिर्फ वो आपका GUI या टच स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये जब आप एक कंप्लीट हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं तो जिस जिस जगह से आप कोई भी इनपुट या आउटपुट लेते हैं दीज आर कॉल्ड इंटरफेसेस। तो पेपर किस तरह इंक करना है, इंक्स किस तरह डलती हैं ऑलरेडी, और उसका सेटिंग्स का इंटरफेस यानी कि वो टच स्क्रीन है या वो बटन्स वाला है। तो अगर आप वो सारा कुछ स्टडी करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो आपने तो कुछ भी नहीं अभी किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं लिखी, आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने उस फील्ड को स्टडी करने के लिए कि प्रिंटिंग प्रेस तो आपका काम नहीं था, तो आपने अगर कुछ टाइम लगाया फील्ड में जाके, तो नाउ यू आर अ बिट अवेयर ऑफ द एक्चुअल फील्ड फॉर विच यू हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वी कैन स्टार्ट वेरी अर्ली इन द फील्ड स्टडीज़, और ये करना भी चाहिए एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, इट इज़ अ मस्ट। एनालिटिकल एवेल्यूएशन के लिए बेस्ट तो ये है कि प्रोटोटाइप हो आपके पास, आप अपने किसी एक्सपर्ट को, किसी अपने कोलीग को कुछ ना कुछ दिखाएं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम एनालिटिकल एवेल्यूएशन कंसेप्चुअल मॉडल की भी करा सकते हैं। मसलन मैंने लिस्ट डाउन किए मेटाफोर्स और एनालॉजीज, और मैं वो लिस्ट लेके अपने कोलीग के पास या अपने सीनियर के पास या अपने जूनियर के पास, सेकेंड ओपिनियन शुड बी
टेकन वेन एवर इट इज़ अवेलेबल, चाहे वो जूनियर से क्यों ना हो। देखें मैं अगर एक लेटर लिखूंगा ना, चाहे मैं उर्दू में क्यों ना लिखूं, उर्दू इज़ माई मदर लैंग्वेज, मदर टंग, ठीक है, चाहे मैं उर्दू में क्यों ना लिखूं या मैं कितना ही अच्छी इंग्लिश लिखने वाला क्यों ना हूँ, मैं इंग्लिश में क्यों ना लिखूं, अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, एक आर्टिकल लिखता हूँ, 2-3 सफ़ों का आर्टिकल लिखता हूँ, तो मैं उसकी 4 दफ़ा भी प्रूफ रीडिंग करूँ ना कोई चीज़ मैं उसके अंदर गलत छोड़ जाऊँगा। उसकी रीज़न है कि मैंने जो लिखा है वो मेरे जहन में क्रिस्टल क्लियर है, और मैं जब उसको पढ़ रहा हूँ मेरे जहन में उसका वही मतलब बन रहा है जो मेरे जहन में क्रिस्टल क्लियर है। तो समटाइम्स मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ग्रामेटिक मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमा और फुल स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ। समटाइम एक कॉमा मिस होने से मतलब 2 हो सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जब कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा, जब कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा, तो वो उसके जहन में वो मटेरियल नहीं है जिससे जो मेरे जहन में था, क्योंकि मैंने तो प्रोड्यूस किया है। और मैंने कहाँ से प्रोड्यूस किया है? अपने माइंड से। तो जब मैं उसको दोबारा रीड करता हूँ तो मेरे माइंड में तो पहले ही है, तो मुझे तो उसका क्रिस्टल क्लियर मतलब लग रहा है। लेकिन हो सकता है मैं किसी ऐसे बंदे को पढ़ने के लिए दूँ जो इवन उस लैंग्वेज में मेरे से इन्फीरियर ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी एक जगह रुक जाएगा, वो मुझे पूछेगा सर यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रहे हैं, इसके 2 मतलब बन रहे हैं। फिर मुझे समझ आएगी कि मुझे इधर एक छोटा सा कॉमा डाल दूं, तो दैट शुड बी फाइन। तो सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि यू शुड गो टू योर सीनियर, इवन आपका जूनियर, आपसे कम एक्सपीरियंस बंदा भी उस फील्ड का आपको अवेलेबल है, यू शुड गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। तो प्रोटोटाइप्स हो तो अच्छी बात है, कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं तो उस लेवल पे भी आपके पास एनालिटिकल वैल्यूएशन की ऑप्शन है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ डाटा दीज approaches produce? यूजिबिलिटी टेस्टिंग मोस्टली क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा प्रोड्यूस करती है। मैं तीनों का बता दूं, फिर मैं आई विल एक्सप्लेन अ बिट लेटर। जो फील्ड स्टडी है वो क्वालिटेटिव, और जो एनालिटिकल टाइप ऑफ अप्रोच है उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स की सूरत में डाटा आता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। यूजिबिलिटी टेस्टिंग में क्वांटिटेटिव डाटा आता है। क्या मतलब? क्वांटिटेटिव डाटा is the data that can be statistically communicate, यानी कि उसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकें, परसेंटेजेस ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकें, बेसिकली नंबर्स वाला डाटा क्वांटिटेटिव डाटा है। और फील्ड स्टडी का वो कह रहा है क्वालिटेटिव डाटा आता है। क्या फ़र्क है दोनों में? नॉर्मली जब हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, वी प्रोवाइड यूजर्स विद एन एप्लीकेशन और अ इंटरफेस और अ मशीन plus a list of tasks. That task should be performed by that user on that machine, using that machine. अच्छा, आप क्या करते हैं? आप उसके टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3 का टाइम नोट करते हैं। तो टाइम इज क्वांटिटेटिव डाटा कि 3 मिनट्स लगे टास्क 1 में, 2 मिनट्स लगे टास्क 2 में, और 5 मिनट्स लगे टास्क 3 में। तो कौन सा डाटा आया? क्वांटिटेटिव डाटा आया। दूसरा डाटा क्या आ सकता है? नंबर ऑफ एरर्स, कितनी दफ़ा यूज़र ने गलत ऑप्शन पे क्लिक किया, तो उसको हम एरर कहेंगे। कितनी दफ़ा, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम, तो कितनी टाइम्स क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। हाउ मच टाइम यूज़र स्पेंड ऑन अ हेल्प फाइल, आपने उसको कोई हेल्प फाइल दी थी, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में थी या वो ऑनलाइन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था कि आप इससे सीख लें, नई प्रोडक्ट अगर कहीं अड़े तो इस फाइल से आपने हेल्प लेनी। तो उसने कितना टाइम उधर लगाया, या कितनी दफ़ा उसने हेल्प को कंसल्ट किया। तो यूजुअली जो हमारे पास यूजिबिलिटी टेस्टिंग का डाटा है, जब कोई भी यूज़र टास्क परफॉर्म कर रहा होता है हमारे दिए हुए, तो उस डाटा को हम क्वांटिटेटिव नेचर का डाटा कलेक्ट करने में ज़्यादा लगाते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि साथ हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग के जब हम इंटरव्यूज़ और दूसरी चीज़ें भी ऐड करते हैं, और कुछ डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव भी आता है, बट द मेन डाटा ऑफ अ यूजिबिलिटी टेस्ट इज़ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा। तो फील्ड स्टडी में क्वालिटेटिव क्या आता है? फील्ड स्टडीज़ में हम देखते हैं ओवरऑल, क्योंकि हमारा टास्क नहीं है, हमें पता ही नहीं इस टास्क को एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए। देखिए, जब यूजिबिलिटी टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो हमने पहले से डिटरमिन किया होता है कि ये वाला टास्क इतनी देर में हो जाना चाहिए, ये वाला इतनी देर में, कोई ना कोई हमने चेक पॉइंट्स रखे होते हैं। लेकिन जब हम फील्ड स्टडी में एक सिस्टम को समझने गए हैं, तो अभी तो हमें उस सिस्टम की खुद नहीं समझ
तो हम किस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो फील्ड स्टडी में जाके हम ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं कि अच्छा अगर ये वाली साउंड आई थी इंटरफेस में तो फ़ौरन जाके उन्होंने इंक्स चेक की थी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि मशीन जो है वो एक बजर साउंड देती है जब इंक का लेवल 20% से नीचे हो जाता है। तो एक्चुअली मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। फिर मैं लिख रहा हूँ कि यूज़र्स जो थे वो काम करते करते उनको खड़े रहना पड़ता है और उनको अलर्ट रहना पड़ता है। इस तरह की पूरी अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। यूज़र्स उस मशीन से कंफर्टेबल हैं या उनको कोई फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे काम है स्पेशली इन पाकिस्तान के हम हेल्थ इश्यूज़ को कंसिडर ही नहीं करते, तो यूज़र की हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। मसलन अगर तो कोई फ्यूम्स उड़ रहे हैं, कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, जो इंक्स यूज़ हो रही हैं वो केमिकल है, कोई फ्यूम्स उड़ते हैं और मुझे एक ऑब्जर्वेशन आई है कि उधर एक कंटिन्यूस स्मेल है, तो मैंने वो भी लिखी है। ये क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, ये नंबर्स में नहीं है, ये डिस्क्रिप्शंस में है। मैंने पूरे प्रोसेस लिखे हैं कि सबसे पहले वो ये करते हैं, वो पेपर का रिम डालते हैं, वो इंक्स डालते हैं, वो फिर उसके अंदर जॉब एंटर करते हैं कि नंबर ऑफ प्रिंट्स कितने चाहिए। ये सारा मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। और जब एनालिटिकल की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल में एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो हमारा कुलीग होता है, जो एक्सपर्ट होता है उसी फील्ड का, ICAI की फील्ड का, वो हमें हमारे इंटरफेस के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके बताता है और अदरवाइज वो कहता है इट लुक्स वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कोई उसके एक्सपीरियंस की बेस पे, तो वो कोई ना क्वांटिटेटिव डाटा है, वो ना क्वालिटेटिव डाटा है, उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम है। यार इसकी ना ये फॉन्ट साइज जो है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। तो ये डाटा जो है एनालिटिकल के अंदर डाटा जो है वो प्रॉब्लम्स की सूरत में आएगा, ठीक है। अगेन फीडबैक डाटा जो है वो उसी पे बेस करती है फीडबैक। तो अगर फीडबैक को हम डिस्कस करें अलहदा से, तो फीडबैक का क्या मतलब है कि क्वांटिटी यूजिबिलिटी टेस्टिंग में फीडबैक्स यूजुअली आर इन मेजरमेंट्स एंड एरर्स, के नंबर ऑफ एरर्स और एरर्स की टाइप और किस तरह के एरर्स, और टाइम मेजरमेंट, टोटल टाइम पर टास्क, कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किए गिवन टाइम में, कितने नहीं किए, ये सारे मेजरमेंट्स हैं। और फील्ड स्टडी की फीडबैक क्या है, डिस्क्रिप्शंस, जो मैंने पहले ही बताया, क्वालिटेटिव डाटा इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शंस। और अगेन एनालिटिकल को हम फीडबैक को भी प्रॉब्लम्स ही कहेंगे। और अगर इनको मैं टाइप्स में बांटूं कि ये टाइप्स, यूजिबिलिटी टेस्टिंग को हम कौन सी टाइप कहेंगे, फील्ड स्टडी को हम कौन सी टाइप कहेंगे और एनालिटिकल को हम कौन सी टाइप कहेंगे, तो इनको अगर टाइप का नाम कोई दिया जाए तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग को हम अप्लाइड टाइप कहेंगे, फील्ड स्टडीज को हम नेचुरलिस्टिक कहेंगे और एनालिटिकल को हम एक्सपर्ट टाइप कहेंगे, ठीक है। अप्रोचेस के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है और क्या चीज़ नहीं यूज़ होती, मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मेथड्स इन वेरी डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आज कुछ ये 2-3 मेथड्स 4 लिखे हैं, हम इससे ज़्यादा मेथड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेन मेथड्स इधर लिखे हैं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग में ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ होता है, ये क्रॉस नहीं है, ये चेक बॉक्स है। थोड़ा सा कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो चेक बॉक्स, समझे ये टिक है, जो चेक बॉक्स में क्रॉस लगा है वो टास्क हो रहा है। तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग में ऑब्जर्वेशन होती है, आप यूज़र को टास्क परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व करते हो। फील्ड स्टडीज़ में भी ऑब्जर्विंग होती है, एनालिटिकल एवेल्यूएशन में ऑब्जर्विंग नहीं होती। अगर मैंने अपने कोलीग को, अपने सीनियर को, अपने जूनियर को, किसी को भी एक प्रोटाइप दिया या एक मॉकअप दिया है या एक कंसेप्चुअल मॉडल दिया है और उस पर कहा है इसके अंदर कोई मसला तो नहीं लग रहा आपको सर, ज़रा काइंडली गाइड में, तो मैं अब उसको वो मसला ढूंढते हुए कोई ऑब्जर्व नहीं करूँगा। यानी कि वो टास्क करते हुए यूज़र को तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि वो टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक कर रहा है, एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फील्ड स्टडी में भी मैं डाटा गैदर करने गया हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन से डाटा गैदर कर रहा हूँ। एनालिटिकल में तो वो मुझे खुद उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक एक्सपर्ट देगा। तो एनालिटिकल में ऑब्जर्वेशन नहीं होती। आस्किंग अ यूज़र, यानी कि यूज़र से कोई चीज़ पूछना, उसने कोई काम किया है, क्यों किया है, कोई काम नहीं किया क्यों किया, या अगर वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है
तो वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, इस तरह की चीज़ें पूछना यूजेबिलिटी टेस्टिंग में भी होता है, फील्ड स्टडीज़ में भी होता है, लेकिन एनालिटिकल में तो यूज़र होता ही नहीं, इसलिए हम उससे पूछ नहीं सकते। आस्किंग एन एक्सपर्ट, तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में नॉर्मली एक्सपर्ट नहीं होता, फील्ड स्टडीज़ के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो एक्सपर्ट्स ही हैं उस फील्ड के। मसलन वो प्रिंटिंग प्रेस पे एक बंदा काम कर रहा है, तो वो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर काम करने का एक्सपर्ट है, उससे अगर हम कुछ पूछेंगे तो दैट इज़ पॉसिबल। एनालिटिकल में भी हम अपने कोलीग से या जो भी हमारा सीनियर जूनियर था जिसे हमने एनालिटिकल वैल्यूएशन के लिए हेल्प ली है, उससे हम पूछ सकते हैं कि तुमने ये प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई की हैं ये क्यों की हैं, या तुम्हारे ख्याल से इसको किस तरह सॉल्व किया जाए जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है। तो एनालिटिकल में भी आस्किंग एक्सपर्ट होता है, क्योंकि जो बंदा एनालाइज कर रहा है ही शुड बी एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में टेस्टिंग ऑब्वियसली यूजेबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं इसलिए है, फील्ड स्टडी में टेस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो हमारे दिए हुए टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो नेचुरल काम कर रहे होते। और एनालिटिकल टेस्टिंग में भी, एनालिटिकल वैल्यूएशन में भी टेस्टिंग नहीं होती। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में कोई मॉडल यूज़ नहीं होता, फील्ड स्टडी में भी कोई मॉडल यूज़ नहीं होता, जबकि एनालिटिकल जो एनालिस्ट है जिसको मैंने कहा कि सर काइंडली evaluate माई प्रोटोटाइप या evaluate माई conceptual मॉडल या evaluate माई इंटरफेस, तो वो कोई ना कोई evaluation का, क्योंकि वो उस फील्ड का evaluation की फील्ड का एक्सपर्ट है, तो हमारे पास evaluation करने के मॉडल्स हैं, आगे हम एक आध मॉडल डिस्कस भी करेंगे। तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई अपने यानी कि वैल्यूएशन की फील्ड का कोई मॉडल बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अगर मुझे कोई आप प्रोडक्ट वैल्यूएट करने के लिए दें और मैं इसी एक्सपर्ट हूँ तो मुझे वो स्टेप्स पता होने चाहिए। अब इसमें टेस्टिंग तो नहीं हो रही ना, इसमें फील्ड स्टडी हो रही है, लेकिन मैं उस मॉडल को अपने जेन में यूज़ करके, अच्छा इसमें ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, वो मॉडल के जो पॉइंट्स मेरे जेन में हैं उन सारों को मैं यूज़ करके एक एनालिसिस करके आपको उसकी प्रॉब्लम्स फाइंड करके दे सकता हूँ। तो इसका मतलब है एनालिटिकल में मॉडल यूज़ होता है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था हमारा। सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ to be evaluation is an integral part of your design process, and what is the importance of iteration. Then we have discussed some of the same techniques are used in evaluation as for establishing requirements, but they are used differently. For example, observation, interviews and questionnaires. Three main evaluation approaches are usability testing, field studies and analytical evaluation. And then we have seen the role of users in evaluation, or the where we can evaluate. Location of evaluation can be a lab or a natural environment, or which type of evaluation is done in which type of environment we have discussed. Later we have discussed the type of data and feedback that can be produced by each type of evaluation, and then we have discussed role of an expert that can be that can enhance the evaluation results, for example in field studies and analytical evaluation. And in the end we have seen the model can be used in analytical evaluation. So that's it for today. Thank you for watching. Take care.